प्लेनेटरी मोशन। सिलेबस में नहीं, ये जैसे अर्थ के अबाउट, जैसे प्लेनेट अर्थ है वो सन के अबाउट जो रिवॉल्व करती है, उसके 3 लॉज हैं, उनको हम केपलर्स लॉज बोलते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स। तो ये जैसे ये सन है एक फोकस के ऊपर, और जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है सन, और उसके एक फोकस पे सन होता है। तो जो प्लेनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकस। तो ये लॉ है कि एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with sun at one of the foci। ये फर्स्ट लॉ है बेटे। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, तो लॉ ऑफ एरिया क्या है? सपोज करिए कि ये प्लेनेट टी टाइम में इसके सेंटर से, ये सपोज करिए कि यहां से यहां तक पहुंचना है, तो टी टाइम में ये इतना एरिया स्वीप करता है, और यहाँ पे ये टी टाइम में सपोज करिए कि यहां से यहां तक जाता है, तो ये इतना एरिया स्वीप करता है। ठीक है, तो अगर टाइम इक्वल है, ये मान लो T1 है और एरिया A1 है, ये टाइम T2 है और ये एरिया A2 है, तो अगर टाइम इक्वल होगा तो स्वेप्ट एरिया भी इक्वल होगा, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। तो ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग था, ये सॉरी सेंटर से नहीं, सन से इसको ज्वाइन करिए, सन से प्लेनेट को ज्वाइन करिए। जैसे सन से हमने प्लेनेट को ज्वाइन किया, तो ये वाला जो एरिया है ये इक्वल रहेगा इक्वल टाइम में। तो जो लाइन प्लेनेट और सन को ज्वाइन करती है वो जितना एरिया स्वीप करेगी इक्वल टाइम में, अगर टाइम इक्वल होगा तो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेनेट है उसकी स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि एरिया उसको इक्वल स्वीप करना होता है, तो उसकी जो स्पीड है वो बदलती रहती है। जब ये दूर होता है तो स्पीड कम हो जाती है प्लेनेट की, और जब सन के नजदीक होता है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करना होता है। तो लॉ ऑफ एरिया कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लेनेट। तो हमने पहले तो इसको लिखा कि ये जो लाइन है जो सन को प्लेनेट से ज्वाइन करती है, स्वीप आउट इक्वल एरियाज, स्वीप्स आउट, ये जो लाइन है ये इक्वल एरिया स्वीप करती है, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एरिया को देखेंगे तो DA/DT एक टर्म होगा जिसको हम बोलेंगे एरियल वेलोसिटी। तो जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कि DA/DT, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। तो एरिया स्वीप करने की जो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है।
तो इसका ये मतलब है कि जब ये दूर होगा तो जो प्लेनेट की स्पीड है वो स्लोअर होगी, और जब नजदीक होगा तो जो प्लेनेट की स्पीड है वो फास्टर होगी। यानी कि सन से प्लेनेट जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी, और इसके सन के जितना नजदीक होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको एरिया जो है वो इक्वल स्वीप करना होता है। तो प्लेनेट विल मूव स्लोली, planet will move slowly when it is farthest and it will move rapidly when it is closest to the sun. तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स। The law of periods। देखिए इस पॉइंट को ए कंसिडर करिए, इस पॉइंट को बी कंसिडर करिए। ये वाली जो डिस्टेंस है ये ए है। सन से एक तरफ की जो रेडियस है इसको r1 सपोज कर लीजिए, और दूसरी तरफ की जो रेडियस है उसको r2 सपोज कर लीजिए। तो ये वाली जो डिस्टेंस है सन से लेके बी पॉइंट तक की वो r2 हो गया। दिस डिस्टेंस इज r2 एंड दिस डिस्टेंस इज r1। तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये a आएगा, ये a तो ये भी है। तो देखिए r1 प्लस r2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी r1 प्लस r2 बाई 2। इसको बोलते हैं सेमी रेडियस। तो ये एक छोटी रेडियस है, ये बड़ी रेडियस, और उनका जो एवरेज है उसको हम बोलेंगे सेमी रेडियस। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी रेडियस के होल क्यूब के, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो टी स्क्वायर ये r1 प्लस r2 बाय 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो सपोज करिए कि दो अलग अलग प्लेनेट है। मान लीजिए कि एक प्लेनेट ए है उसका टाइम पीरियड और दूसरा प्लेनेट बी है उसका टाइम पीरियड। क्योंकि ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ए अपॉन ए बी का होल क्यूब हो जाएगा। अगर इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे आर लिख सकते हैं, आर ए अपॉन आर बी का होल क्यूब। तो टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी का होल क्यूब। तो ये दो प्लेनेट्स के टाइम पीरियड को उनकी जो सेमी रेडियस है उससे कंपेयर करने के काम में आता है। अब देखो बेटा क्वेश्चंस मैंने एक नंबर के क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पीडीएफ के लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ मून इज नियरली 10% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। What will be the gravitational force of the earth on the moon in comparison to the gravitational force of the moon on the earth? यानी कि हमको कंपेयर करना है कि अर्थ मून के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा और मून अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। किसी को आइडिया है बेटा इसके आंसर का? तो देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या है। ये जैसे सपोज करिए कि अर्थ है, ये अर्थ है और इसका मास है कैपिटल एम। ये मून है और इसका मास है स्मॉल एम। और ये बता रखा है कि जो मास है ये इसका 10% है, यानी कि m की वैल्यू m/10 के इक्वल।
मून इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए कि F1 फोर्स से, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए कि F2 फोर्स। तो उसने पूछा है कि इन दोनों फोर्सेस में क्या रिलेशनशिप होगा, इनका कंपैरिजन करें। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ज्यादा फोर्स होगा। सर F2। नहीं, F1 और F2 इक्वल होंगे, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे, और इन दोनों की वैल्यू होगी GMM डिवाइडेड बाय इन दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस, मान लीजिए कि R है, तो GMM अपॉन R स्क्वायर के इक्वल। तो अर्थ मून के ऊपर जितना अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, मून भी अर्थ के ऊपर उतना ही अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दूसरा भी पहले को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो F1 और F2 का रेशियो कितना हो जाएगा, F1 is to F2 is equal to 1:1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Why does one feel giddy while moving on a merry-go-round? वो झूला होता है, वो बड़ा वाला जो झूला होता है, उस पे अजीब सा लगता है जब नीचे आते हैं। तो उसका रीजन पूछा है कि उसने कि मन में अजीब सा कैसे फीलिंग आती है जब हम नीचे आते हैं। तो उसका रीजन है when we move down, तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो वेट है वो कम होता हुआ लगता है, वेट appears to decrease, and when we move up, और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेट appears to increase। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में। जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे उसमें ये पढ़ा था कि अगर आप किसी लिफ्ट में बैठे हो और वो लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेटेड है, तो ऊपर और नीचे जाने पे वेट में डिफरेंस आता है, और इस वेट के डिफरेंस की वजह से गिडीनेस फील होती है। दिस चेंज इन वेट, this change in weight makes us feel giddy। सर इसमें तो हमने बस डायरेक्ट लिख दिया कि when we move down weight of the weight appeared decreases। सर लेकिन इसमें हमने कोई रीजन नहीं दिया कि ड्यू टू एक्सेलरेशन। सर लिखेंगे कि सर क्या लिखेंगे सर? नहीं, उसमें रीजन ये पूछा है कि गिडीनेस किस लिए होती है। तो वेट का जो डिफरेंस है, वेट लगता है, होता तो नहीं है, वेट तो उतना ही रहेगा जितना है, लेकिन उसके एक्सेलरेशन की वजह से ऐसा लगता है। तो इसमें बस उसने गिडीनेस का रीजन पूछा है, वेट के कम होने या ज्यादा होने का रीजन नहीं पूछा। ओके सर, ठीक है, वो रीजन हम ऑलरेडी उसमें दे चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम टू फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन वेदर अ प्लैनेट वुड हैव एटमॉस्फेयर और नॉट। तो रीजन बताना है कि किसी प्लैनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, कौन से फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचती है और सरफेस के आसपास गैसेस को रखती है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड फर्स्ट कॉज हो गया वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा रीजन है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट। तो इन दो चीजों के ऊपर एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, then why does a heavy body not fall faster than a lighter body?
देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है ये। कहता है ये एक m और ये छोटा m, इन दोनों का मास डिफरेंट है, तो इसके ऊपर जो वेट है वो mg होगा और इसके ऊपर जो वेट है वो mg होगा, स्मॉल mg। तो इसका मास ज्यादा है तो इसका वेट ज्यादा है, लेकिन ये दोनों ग्राउंड तक आने में इक्वल टाइम लेते हैं। नीचे आने में दोनों को इक्वल टाइम लगता है। सपोज करिए t इज इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t2, तो ये t1 t2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? अगर इनको इक्वल हाइट से गिराया जाता है तो दोनों इक्वल टाइम में नीचे आते हैं। ठीक है, जबकि एक का वेट ज्यादा है दूसरे का वेट कम है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि ऐसा क्यों होता है? सर इक्वेशन ऑफ मोशन में मास का तो कुछ रोल है ही नहीं। मास का कोई रोल नहीं। ठीक है, तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है। अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल हो जाएगी, तो v हो जाएगा अंडर रूट 2gh। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर स्पीड डिपेंड करेगी और टाइम भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हो गया h, u 0 और ये g t स्क्वायर। तो t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2h अपॉन g। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ये दोनों के लिए सेम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि the force of attraction due to a hollow spherical shell of uniform density on a point mass situated inside is zero. So can a body be shielded from gravitational influence? क्वेश्चन को समझिए जरा क्या कहता है। जैसे सपोज करो कि कोई हॉलो बॉडी है, इसके अंदर आपने एक पॉइंट मास रख दिया है m। इस बॉडी का मास सपोज करिए m है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो 0 होगा। The force of attraction due to a hollow spherical shell of uniform density on a point mass situated inside is zero. So can a body be shielded from great gravitational influence? तो क्या हम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से इसको बचा सकते हैं? ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि जैसे इसके अंदर इसका ग्रेविटेशन फोर्स 0 है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रख दें तो क्या उस पे दूसरे ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो मास है ये पॉइंट मास है, मतलब इसका जो मास है वो बहुत कम है। इस वजह से इस पे जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि 0 है। ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वो इसके रिस्पेक्ट में काफी कम है। इस वजह से उसको हम नेग्लिजिबल फोर्स बोल रहे हैं, या फोर्स नहीं लग रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो किसी सेल के अंदर रखने से ऐसा नहीं है कि उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने पढ़ा था कि दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, उसको सेव नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो गया नो। द ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of the medium. That is, if the distance between them is doubled, what will be the force between them? तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 1 न्यूटन का फोर्स है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस डबल है तो फोर्स कितना हो जाएगा?
देखिए बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है m1 और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो सेम ही रहेगा। तो फोर्स की वैल्यू है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये 1 न्यूटन के इक्वल है। तो कहता है कि जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया, मतलब न्यू डिस्टेंस इज डबल ऑफ इनिशियल डिस्टेंस। तो अब पूछा है कि फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। जी कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है। ना तो हम m1 को चेंज कर रहे हैं ना m2 को चेंज कर रहे हैं, बस इनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो जो फोर्स है F वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं F डैश अपॉन F इज इक्वल टू r अपॉन r डैश। इनवर्सली है इसलिए ये रेशियो उल्टा हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो ये r और r डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, r डैश की वैल्यू 2r के इक्वल है। ये r से r कैंसिल हो गया और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 1/4। तो f डैश की वैल्यू हो जाएगी f/4 के, और f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 न्यूटन दे रखा है। f इज 1 न्यूटन, तो ये 1/4 न्यूटन हो जाएगा। Therefore f डैश इज इक्वल टू 1/4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A body of mass 5 kg is taken to the center of the earth। एक 5 kg के मास को अर्थ के सेंटर पे ले जाया जाता है। What will be its mass weight there? मास क्या होगा और वेट क्या होगा। तो देखिए डेप्थ के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस तरह से चेंज होता है। तो मास के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज होता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d माइनस r होता है। इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो जब d r के इक्वल हो जाता है तो ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। d को अगर r रखोगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेट कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू 0, ऑब्जेक्ट का मास 0 हो जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 0। और अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेट भी 0 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो उस टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर आपको फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है तब तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और अगर आपको फोर्स के अगेंस्ट नहीं जाना, फोर्स के डायरेक्शन में ही जाना है, तो फिर फोर्स वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क नहीं करेगा, करना पड़ेगा। तो रिपल्शन के केस में तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और अट्रैक्शन के केस में, सॉरी, रिपल्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है और अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, therefore gravitational potential energy is negative। तो अट्रैक्शन के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क अपने आप मिलता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव as it arises due to gravitational force of attraction। तो ये याद रखेंगे कि जो फोर्स है उसकी नेचर कैसी है। अगर अट्रैक्शन का फोर्स है
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, और अगर रिपल्शन का फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, a satellite revolves close to the surface of a planet. How is its orbital velocity related with escape velocity of that planet? Orbital velocity और escape velocity में क्या रिलेशनशिप होता है? तो देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट gm/r, और एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gm/r। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट gm/r। तो ये अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट होगी। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो अंडर रूट 2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Two satellites A and B are orbiting around the Earth in circular orbits of the same radius. The mass of A is 16 times that of B. देखो, ये जैसे सपोज करिए कि कोई प्लेनेट है और ये कोई सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इसकी ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। तो सैटेलाइट का मास हो गया m और प्लेनेट का मास हो गया, ये प्लेनेट हो गया और ये सैटेलाइट हो गया। तो दो सैटेलाइट्स है, टू सैटेलाइट्स। तो एक ये ए सैटेलाइट है और दूसरा जो सैटेलाइट है वो बी है। तो जो ए सैटेलाइट है उसका मास 16 टाइम्स है जो दूसरी सैटेलाइट है उसकी, 16 टाइम्स मास ऑफ सैटेलाइट बी। तो टाइम पीरियड को डिस्कस करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ बी टू दैट ऑफ द ए। तो हमें ये निकालना है कि बी का और ए का टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, टीबी अपॉन टीए किसके इक्वल होगा। तो देखिए, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2πr। ये जो रेडियस है इसकी ऑर्बिट की, इसको हमने r कंसीडर कर लिया, 2πr अपॉन वी नॉट। और वी नॉट की वैल्यू होती है अंडर रूट gm/r। तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2πr और 1 अपॉन वी नॉट करेंगे तो अंडर रूट r अपॉन gm हो जाएगा। इसमें प्लेनेट का मास कहीं भी नहीं, प्लेनेट का मास है, सैटेलाइट का मास कहीं भी नहीं है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:1। और इसका रीजन होगा बिकॉज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और बाकी सब चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। रेडियस सेम दिया हुआ है, मतलब ए और बी जो है वो सेम रेडियस की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो 1:1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो केपलर्स लॉ के ऊपर है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपने अभी पढ़ा था केपलर्स लॉ, तो आंसर ट्राई करिएगा। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ सन इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें सन की पोजीशन को बताना है। ये इसके दो फोकस हैं। सन इन दोनों फोकस में किसी पे हो सकता है, या तो ए पोजीशन पे हो सकता है या बी पोजीशन पे हो सकता है।
तो दोनों में से किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इफ द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेनेट इज ग्रेटर एट सी देन एट डी, तो जो सी है और ये डी पॉइंट है, ये दो पॉइंट। अब जो लीनियर स्पीड है सी के ऊपर और जो लीनियर स्पीड है डी के ऊपर, तो सी के ऊपर जो स्पीड है वो ग्रेटर एट सी, सी पे ज्यादा है और डी पे कम है। तो सन की पोजीशन कौन सी करेक्ट होगी वो बताइए। ए पोजीशन करेक्ट है या बी पोजीशन करेक्ट है? सर बी। तो जितना दूर होगा उतनी कम स्पीड होगी। तो कम स्पीड अगर ये है वी डी कम है, तो इसका मतलब डी पॉइंट दूर होगा। डी पॉइंट दूर होगा तो करेक्ट पोजीशन क्या होगी? बी, है ना, क्योंकि बी से डी दूर रहेगा, तो जितना दूर रहेगा उतनी स्पीड कम रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द फार्दर is the sun, the less is the speed. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, a satellite of small mass burns during its descent and not during ascent. Why? सैटेलाइट को जब उसकी ऑर्बिट में डाला जाता है, यानी कि जब वो ऊपर अपनी ऑर्बिट में जारी होती है सरफेस से, तब उसमें आग नहीं लगती। लेकिन जब वो उससे नीचे गिरती है, यानी कि प्लेनेट के ऊपर गिरती है, तब उसमें आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ट्वेल्थ क्वेश्चन रहेगा। ट्वेल्थ देखिए, ट्वेल्थ है, a satellite does not require any fuel to orbit the earth. अर्थ के चक्कर लगाने में सैटेलाइट को किसी भी ईंधन की जरूरत, फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। पेट्रोल, डीजल, किसी भी तरह की फ्यूल की जरूरत नहीं होती। तो उसको वो फिर सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे चक्कर लगा पाता है? तो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, जो कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन planet and satellite provides the necessary centripetal force to orbit the sun. तो सन का चक्कर लगाने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल जाती है। तो देयरफॉर फ्यूल इज नॉट नीडेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, a satellite of small mass burns during its descent and not during ascent. ऊपर जाने में सैटेलाइट में कोई आग नहीं लगती, लेकिन जब वो ऑर्बिट से प्लेनेट की तरफ आता है तो उसमें आग लग जाती है सैटेलाइट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है स्पीड की वजह से। तो जब सैटेलाइट प्लेनेट के ऊपर गिरता है तो उसकी स्पीड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से काफी ज्यादा हो जाती है। अट्रैक्शन से उसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिलता है और उसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना ही ज्यादा उसका फ्रिक्शन होता है एयर के साथ, और जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। तो द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ड्यूरिंग descent, the speed of satellite during descent is greater than during descent, during ascent.
and so heat produced due to air friction is very large. ठीक है, उस हीट की वजह से उसमें आग लग जाती है. 13 से आगे किसी ने क्वेश्चन करे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 से आगे किसी ने क्वेश्चंस करे हैं? नहीं करें. अब आप ऐसा करिएगा, फिर ये 13 से आगे 1 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन करने हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 1 मार्कर्स बचे हुए डिस्कस करेंगे, फिर 2 मार्कर्स डिस्कस करेंगे और 3 मार्कर्स. लेकिन इनको डिस्कस करने का तभी फायदा है जब आप इसमें इन्वॉल्व हो. मेरे क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला. आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसको ट्राई करेंगे, फिर थ्योरी को पढ़ के उसको सोचेंगे, तभी जाके ये तुम्हें याद हो पाएंगे. ठीक है, तो चाहे आपसे क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स की. फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास तक बेटा ये 3 मार्कर्स तक आपको कंप्लीट करके रखना है. ओके सर.